जी अस्सलाम वालेकुम। ACC F8 लेक्चर 3 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम अपने सेकंड चैप्टर पे मूव कर रहे हैं। आज से हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं आगाज में, इसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ट्रू एंड फेयर व्यू को डिस्कस करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स हैं। और एंड पे एक हमारा एक बोनस कंसेप्ट है। बोनस कंसेप्ट क्या है ये समझिए, ये आज आपका बोनस कंसेप्ट है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑडिट फर्म और ऑडिट क्लाइंट, इनका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट आपके साथ शेयर किया जाएगा ब्रीफली ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपको केस स्टडीज के अंदर समझने में, बैकग्राउंड कंटेक्स्ट समझने में हेल्प करेगा ये वाला कंसेप्ट। लेकिन आज के लेक्चर में हम पहले स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में, गालबन फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, और एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने 5 एलिमेंट स्टडी किए थे। आपको याद है उसमें से एक एलिमेंट था थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, फिर एक एलिमेंट था सब्जेक्ट मैटर, और एक जो एलिमेंट था वो था सूटेबल क्राइटेरिया। तो जो हमारा आज का पहला कंसेप्ट है, दो कंसेप्ट है हमारे मेन और तीसरा कंसेप्ट हमारा बोनस। आज का जो हमारा पहला कंसेप्ट है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, ये असल में वो सब्जेक्ट मैटर है, यानी हम वो एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट को हम अब समझ लीजिए थोड़ा डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। उसे हम ऑडिट में अप्लाई करने जा रहे हैं। हम सीखने जा रहे हैं कि एक जो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है ऑडिट, इसके अंदर वो एलिमेंट्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो आज हम एक एलिमेंट जो सब्जेक्ट मैटर था, यानी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम वेरीफाई करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। और फिर दूसरे नंबर, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रही होंगी तो कैसे प्रिपेयर होंगी, किसी ना किसी क्राइटेरिया की बेस पे। तो जो एक और एलिमेंट था क्राइटेरिया, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी यूं समझ लीजिए आज का लेक्चर है वो जो 5 एलिमेंट्स थे हमने पढ़े, उनमें से 2 एलिमेंट्स की डिटेल में डिस्कशन। कौन से 2 एलिमेंट्स की? एक सब्जेक्ट मैटर, एक क्राइटेरिया। सब्जेक्ट मैटर क्या है स्पेसिफिकली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और क्राइटेरिया क्या है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, वो रूल्स जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी। ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ये समझ लीजिए प्रोसेस का नाम है और ये आउटकम का नाम है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। जो अहम चीज आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से पता होनी चाहिए, एक तो ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इसमें हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, पास्ट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी। ये हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम ऑडिट करते हैं। ठीक है, बाकी भी प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को भी हम वेरीफाई करते हैं, उस पर भी एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक जो सब्जेक्ट मैटर है वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितनी चीजें शामिल हैं? कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीजें शामिल हैं। 5 चीजें कौन कौन सी? एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसे उर्फ आम में हम बैलेंस शीट कहते हैं। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसमें ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने जो भी प्रॉफिट कमाया है या उसे लॉस हुआ है वो शो हो रहा होता है। फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल आ रही होती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, और फिर नोट्स टू द अकाउंट्स या नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये 5 चीजें होती हैं। इनमें से एक चीज भी कम होगी, इसका मतलब है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट सेट नहीं है। इसमें जो मैं आपको डिफरेंशिएट कराना चाह रहा हूं वो ये, जो हमारी ऊपर वाली 4 आप नोट करें, जरा गेस कीजिए। इन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 स्टेटमेंट शामिल हैं। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 स्टेटमेंट शामिल है, लेकिन ये जो ऊपर वाली 4 स्टेटमेंट है ये डिफरेंट है इस 5वीं स्टेटमेंट से। कैसे? गैस करें कैसे डिफरेंट है? क्योंकि ये जो 5वीं स्टेटमेंट नोट्स ऑफ फाइनेंस, ये है डिस्क्लोजर प्रेजेंटेशन, ये डिस्क्लोजर्स हैं। ये सारे नंबर्स की गेम है, ये अल्फाबेट्स की गेम है, डिस्क्लोज किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी मेजरमेंट अमाउंट्स में होती है। इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है? अमाउंट्स के, सेल्स कितनी अमाउंट की है, परचेज कितनी अमाउंट की है, एसेट्स कितने, डेटर्स कितनी अमाउंट किया है, फिक्स्ड एसेट्स कितने, अमाउंट्स हैं। लेकिन ये नोट्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है? वो डिस्क्लोजर्स।
काउंटिंग पॉलिसीज आपकी डिस्क्राइब की जाती है, काउंटिंग एस्टिमेट्स, और इसके अलावा कुछ दूसरी चीजें। तो ये 5 सेट 10 में 4 समझ लीजिए, उनमें कॉमन चीज ये है कि वो नंबर्स में प्रेजेंट किए जाते हैं, और पांचवी चीज जो नोट्स ऑफ अकाउंट्स है वो अल्फाज में, वर्ड्स में प्रेजेंट की जाती है। ये एक डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। आगे चल के जब हम मिस स्टेटमेंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे ना, मिस स्टेटमेंट की टाइप्स के ऊपर, एग्जांपल्स के ऊपर, उसमें ये फर्क यूज करेंगे हम। लेकिन फिलहाल हमने क्या सीखा, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 5 चीजें शामिल है। अब नेक्स्ट हमारा याद ऑब्जेक्टिव क्या है ओवरऑल, रीजनेबल एश्योरेंस में हमने रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि जी आप मुझे 2 अल्फाज में बताइए ऑडिट कहते किसको है, एक तो होगी ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो हमने पढ़ ली हुई है, रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, और ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट की एक एग्जांपल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मुझे 2 अल्फाज में बताइए, 2-3 अल्फाज में ऑडिट किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे ये है वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी ऑडिट में हम वेरीफाई करते हैं क्या, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हैं कि नहीं। अब अगली डिबेट हमारी ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता चल गया उसमें 5 चीजें हैं, लेकिन सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना काफी नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के साथ साथ हमें यह भी इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही से प्रिपेयर हुई हो, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती हो। और यही हमने आज सीखना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू किसे कहते हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू की टर्म है, ये कहीं पे स्टैंडर्ड में या लीगल इसकी डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जिस चीज की याद रखें, कोई लीगल डेफिनेशन हो, स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो, उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम उस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। लेकिन ट्रू एंड फेयर व्यू की चूंकि कहीं पे कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब जनरली इसका मतलब क्या लिया जाता है, जनरली ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब लिया जाता है ट्रू मीन्स फ्री फ्रॉम एरर, फेयर मीन्स फ्री फ्रॉम अनड्यू बायस। अनड्यू बायस एरर से क्या मुराद है, देखिए 2 तरह के आपको इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू कब बनेगी, यानी सही कब बनेगी। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ये दोनों एक ही मतलब है इनका। यानी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होंगी, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो याद है आपको हमने पढ़ा था वो कन्फ्लिक्ट जो आता है, जो मैनेजमेंट में और शेयर होल्डर्स में आता है। शेयर होल्डर्स चाहते हैं उन्हें ट्रू एंड फेयर व्यू मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, मैनेजमेंट क्या चाहती है, बेस्ट व्यू मिले। तो बेस्ट व्यू का मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, चाहे उसमें मिस स्टेटमेंट क्यों ना हो। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है, इसको जरा अच्छे से समझिएगा। वैसे डेफिनेशन तो इतनी है, ट्रू मींस फ्री फ्रॉम एरर, फेयर मींस फ्री फ्रॉम बायस, लेकिन ध्यान में रखिए ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। अच्छा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट 2 रीजन की वजह से हो सकती है, एरर की वजह से भी, बायस की वजह से भी। यानी कुछ मिसस्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो होती है फैक्चुअल एरर, और कुछ ऐसी होती है जजमेंटल। जैसे फर्ज कीजिए मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई सर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस साल बनाई, उसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं की, ये एक फैक्चुअल एरर है। यानी फैक्चुअल एरर से क्या मुराद है, इसे दुनिया का हर अकाउंटेंट कहेगा कि ये गलती है, हर अकाउंटेंट कहेगा ये है हमारा एरर। बायस क्या है, सर हमें पता है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होनी चाहिए, हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की भी है, लेकिन मैनेजमेंट के ख्याल में उस एसेट की लाइफ है 20 इयर्स, मैनेजमेंट ने ओवर 20 ईयर डेप्रिशिएट किया है, लेकिन ऑडिटर के ख्याल में उसकी लाइफ 10 इयर्स है। अब यहां पर जरा रुक के सोचिए, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना करना ये तो हर पर्सन कहेगा ये गलती है, या कोई एक्सपेंस हुआ है 10,000 का, रिकॉर्ड कर दिया हमने 1,000 में, हर पर्सन कहेगा ये गलती है। ये फैक्चुअल एरर होते हैं, फैक्चुअल एरर पे कोई इसको काउंटर या डिबेट नहीं कर सकता। लेकिन कुछ एरर्स होते हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जजमेंट्स के पे बेस कर रहे होते हैं, उसमें मैनेजमेंट बायस हो जाती है। जैसे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड तो कर रही है मैनेजमेंट, लेकिन लाइफ को वो ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। अब देखें, अब ये लाइफ तो कंफर्म होगी फ्यूचर में जाके 10 साल बाद, 15 साल बाद कि एसेट की एक्चुअल लाइफ क्या है। आज तो इसकी एक्चुअल लाइफ एसेट की क्या होगी ना ऑडिटर साबित कर सकता है, ना मैनेजमेंट, ना ऑडिटर नजूमी है ना मैनेजमेंट।
तो इसीलिए कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि फैक्चुअल एरर्स होते हैं, वो हमारे लिए एज ऑडिटर साबित करना आसान है, और कुछ एरर्स ऐसे होते हैं वो फैक्चुअल नहीं जजमेंटल होते हैं, वो एज ऑडिटर हमारे लिए साबित करना थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी उनको साबित किया जा सकता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही वो कह रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना फैक्चुअल एरर होने चाहिए और ना ही कोई जजमेंटल एरर होने चाहिए, बायसनेस, अनड्यू बायसनेस भी नहीं होनी चाहिए, फैक्चुअल एरर भी नहीं होनी चाहिए। अगर फैक्चुअल एरर होंगे तो हम कहेंगे ट्रू नहीं है, और अगर जजमेंटल एरर होंगे तो हम क्या कहेंगे, फेयर नहीं। तो जब हम ये कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू, तो इसका मतलब क्या है? ट्रू का मतलब क्या है कि इसमें कोई फैक्चुअल एरर भी नहीं होना चाहिए। फेयर का मतलब क्या है? कोई जजमेंटल एरर्स भी नहीं होने चाहिए, अनड्यू बायस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ट्रू एंड फेयर व्यू से रिलेटेड कंसेप्ट है। चलिए ये भी हो गया। अब जो अहम कंसेप्ट, एक बहुत ही अहम कंसेप्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और उससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है, इसमें हम डिबेट थोड़ी ज्यादा करेंगे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? ये है, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना, वो बनाने के कुछ असूल हैं, उन रूल्स को फॉलो किया जाता है, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के बहुत से रूल्स हैं, बहुत से प्रिंसिपल्स हैं। तो फ्रेमवर्क क्या है? क्राइटेरिया भी इसे कह सकते हैं, जेनेरिक टर्म में इसे क्राइटेरिया बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इसका नाम है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? वो रूल्स जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाएंगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, गैस कीजिए दुनिया में सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? वो है IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के असूल बताता है हमें, जिसके मुताबिक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। आपने अपने काउंटिंग के सब्जेक्ट्स में इसके बारे में स्टडी किया होगा, और IFRS के मुताबिक बहुत से काउंटिंग के रूल्स आपने सीखे भी होंगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या? सेट ऑफ क्राइटेरिया यूज्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगला अहम सवाल, क्या दुनिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिपेयर करने के लिए क्या एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए क्या एक ही फ्रेमवर्क है? क्या दुनिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी प्रिपेयर होती हैं दुनिया के हर कोने में, क्या एक ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रिपेयर होती हैं कि मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है? इसका जवाब मल्टीपल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। उनकी कुछ 4 टाइप्स में आपके सामने रख रहा हूं, और भी टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस की हद तक 4 भी मोर देन इनफ है। आपने इसको समझना है, असल चीज है इनको अंडरस्टैंड करना। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? वो रूल जिनके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होंगी। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की टाइप्स क्या है? सुन लीजिए, एक टाइप, ये पेयर अलग है, ऊपर वाला, ये नीचे वाला पेयर अलग है। एक टाइप है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एक है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, फिर एक है फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, और एक है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फिर से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? रूल्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कितनी टाइप्स हैं? बहुत सी टाइप्स हैं, मेजर 4। कौन कौन सी? एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, फिर इसके अलावा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब वन बाय वन इनको जरा थोड़ा हम समझते हैं। पहले आपको कंसेप्चुअली समझाऊंगा, फिर इसके बाद जो हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है, ये वाली 2, इनको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले कंसेप्ट, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क कौन सा है? ऐसा फ्रेमवर्क, ऐसे रूल्स जो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाएंगे जो कि जनरल पर्पस यानी वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए प्रिपेयर की जाए। बाज़ औक़ात हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए, आम आवाम के लिए, और बाज़ औक़ात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक यूजर के लिए। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, खुद बताइए, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की गई हैं वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए, वो वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो स्पेसिफिक यूजर के लिए प्रिपेयर की गई हैं, क्या उन दोनों के रूल्स एक जैसे होने चाहिए? नहीं, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ यूजर्स में हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हुए किन के बारे में सोचना है? आम आवाम के बारे में,
लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें होंगी। और जब हम स्पेसिफिक यूजर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो हमें सारे लोग, बहुत से लोगों के लिए नहीं सोचना, किसके लिए सोचना है, सिर्फ उस स्पेसिफिक यूजर के लिए जिसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये फर्क है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क कौन सा फ्रेमवर्क है जो ऐसे रूल्स बताता है हमें जिसके मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे हम वो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए होगा। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर वाइड रेंज ऑफ यूजर, बहुत से यूजर्स के लिए। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है, इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर स्पेसिफिक यूजर्स। ये तो हो गया इन दोनों में फर्क। जैसे चले इसकी एग्जांपल भी साथ में डिस्कस करते हैं हम। अब मैं आपके सामने दो फ्रेमवर्क रख रहा हूं, एक है IFRS और एक है टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क। अगर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए बनानी है ताकि अपनी टैक्स रिटर्न के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर सके, इनकम टैक्स अथॉरिटीज चेक कर सकें कि हाँ जी भाई ये बिल्कुल ठीक है, जो अमाउंट टैक्स में रिपोर्ट की गई है टैक्सेबल प्रॉफिट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मैच होती है। जो हम टैक्स अथॉरिटीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, बताइए क्या वो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए है या स्पेसिफिक यूजर्स के लिए? स्पेसिफिक। तो उसके लिए फ्रेमवर्क कौन सा सूटेबल है? स्पेशल पर। शाबाश। अच्छा, और अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो स्टॉक एक्सचेंज में भिजवाने के लिए, ताकि वहां पे स्टॉक एक्सचेंज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी पहुंचे, वहां पे जनरल पब्लिक होगी, फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड करे और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करे, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस के मुताबिक बनेगी? बताइए किस बेसिस के मुताबिक? क्या जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। और आपको फिर एक और कंसेप्ट लिंक करवा दूं, हमने चैप्टर 1 में स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में कि क्राइटेरिया जो होता है ना वो सूटेबल होना चाहिए। ए सूटेबल का मतलब क्या है? क्राइटेरिया का मतलब समझ आ गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। सूटेबल का मतलब ये है अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टैक्स अथॉरिटीज के लिए बना रहे हैं तो आपका क्राइटेरिया कौन सा सूटेबल होगा? टैक्स बेसिस। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरल पब्लिक के लिए बना रहे हैं, आम इन्वेस्टर्स के लिए बना रहे हैं, शेयर होल्डर्स के लिए बना रहे हैं जो तादाद में बहुत ज्यादा है, तो फिर आपका क्राइटेरिया कौन सा होगा? IFRS सूटेबल। अगर मैं अपोजिट कर दूं, इन्वेस्टर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, टैक्स बेसिस के ऊपर बना दूं, क्या ये सही क्राइटेरिया है? ना, ये गलत हो जाएगा। अगर मैं टैक्स अथॉरिटीज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं, IFRS के मुताबिक बना के भेज दूं, उन्हें IFRS से गर्ज ही कोई नहीं है। वो कहते हैं भाई हमारे तो अपने रूल्स होते हैं, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या टैक्सेबल प्रॉफिट उन रूल्स के मुताबिक कैलकुलेट करना, तो वो फिर क्राइटेरिया या फ्रेमवर्क सूटेबल नहीं होगा। यहां पे एक अहम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजमेंट की। ठीक है, ये आपको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट सिखा रहा हूं। एज ऑडिटर जब मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे सामने बना के लेके आए, क्या हमें उससे ये पूछना चाहिए कि बताइए आपका फ्रेमवर्क कौन सा है, स्पेशल पर्पस या जनरल पर्पस? पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए। किस लिए पूछ रहे हैं? ताकि फिर हम ये देख सके कि फ्रेमवर्क सूटेबल है कि नहीं। फ्रेमवर्क क्या हमें ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए जो फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है वो सूटेबल है या नहीं? क्या हमें देखना चाहिए या नहीं? सवाल ये है। इसका जवाब है यस। अगर सूटेबल क्राइटेरिया में लफ्ज सूटेबल का मतलब यही है कि जो आपका क्राइटेरिया है, जो आपका फ्रेमवर्क है, वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस आपने ठीक सेलेक्ट किया हो। और याद रखिए अगर क्राइटेरिया सूटेबल ना हो, हम एज ऑडिटर उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जिसका क्राइटेरिया सूटेबल नहीं होता। तो ये हो गया जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। बिल्कुल ठीक। तो हम इसको सीधा कर देते हैं। सूटेबल कौन सा होगा? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है। कौन से वाला फ्रेमवर्क? IFRS। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कौन से वाला? टैक्स बेस। डन। ये तो होगी 2 टाइप्स। अगली 2 टाइप्स कौन सी हैं? अगली 2 टाइप्स हैं फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अब ये क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है।
इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क को मैं ब्रीफली पहले आपको एक्सप्लेन समझा देता हूं अल्फाज में, थोड़ी सी समझ आएगी, फिर एग्जाम्पल के बाद इसको दोबारा स्टडी करेंगे। कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क दोनों ही फ्रेमवर्क है, पहली चीज। अच्छा, इसका क्या मतलब दोनों ही फ्रेमवर्क है? इसका मतलब यह कि दोनों में ही रूल्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं। फर्क क्या है? जो कंप्लायंस फ्रेमवर्क है इसमें रूल्स लिखे गए हैं, फर्ज कीजिए इसमें 10 रूल्स लिखे हैं, और रूल्स लिखने के बाद आखिरी लाइन एक और लिखी गई है, उसके बाद कलम तोड़ दिया लिखने वाले ने। आखिरी लाइन क्या लिखी? उसने कहा भैया ये 10 रूल बनाए हैं मैंने, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए इनको कंप्लाई करना है, इनको फॉलो करना है। अगर आपको लगे कि इनमें से किसी को डेविएट करके, डिपार्चर करके, किसी की खिलाफवर्जी करके या कोई एडिशनल रूल ऐड करके, एग्जिस्टिंग में से किसी को डिलीट करके, डिपार्चर करके या कोई न्यू रिक्वायरमेंट ऐड करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन बेहतर हो जाएगी अगर आपको ये लगे, तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाले ने कहा कि ऐसा नहीं करना। कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाले ने क्या कहा? यानी अगर आपको अपनी जजमेंट से लगे कि मैं कुछ इस फ्रेमवर्क में चेंज करके ना प्रेजेंटेशन को इंप्रूव कर सकता हूं, तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क वाला क्या कहता है? करना कि नहीं करना? नहीं करना। लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन वाला क्या कहता है? कर सकते हैं। ये रूल्स 10 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में भी है, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जो आखिरी लाइन लिखी है ना, वो पता क्या लिखी है? वो ये लिखी है कि अगर आपको अपनी जजमेंट की बेस पे लगे कि आप किसी एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट को डिपार्चर करके, डेविएट करके या कोई न्यू एडिशनल डिस्क्लोजर ऐड करके, कोई एडिशनल डिस्क्लोजर, एडिशनल चीज ऐड करके या एग्जिस्टिंग को डिपार्चर करके प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं, तो आपको इजाजत है प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए, प्रेजेंटेशन को फेयर करने के लिए ये काम कर सकते हैं। डिपार्चर भी कर सकते हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं। डिपार्चर भी कर सकते हैं, एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे सकते हैं। डिपार्चर भी, एडिशनल डिस्क्लोजर, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है हमारा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में डिफरेंस। इसको छोटी सी एक कॉमन डे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइए क्या हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका माइंड कैसा है। क्या आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को पसंद करते हैं या कंप्लायंस फ्रेमवर्क को पसंद करते हैं? याद रखिए वैसे ये हमारी ऑप्शन नहीं है, रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि फ्रेमवर्क कौन सा अप्लाई करना है, और जो सेलेक्ट हो जाए ना फिर उसके मुताबिक ही काम करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ समझने के लिए कि आप दोनों में से किसको प्रेफर करते हैं पर्सनली। ऑफिशियली तो जो लॉ ने कह दिया हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। लॉ ने कह दिया कि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, तो कौन सा फॉलो करना है? फेयर प्रेजेंटेशन। लॉ ने कह दिया कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो बोला। फर्ज कीजिए कि आप दिन में ऑफिस से घर जाने के लिए निकले हैं, ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल रेड है, क्या रुक जाएंगे? ट्रैफिक सिग्नल है, सारे क्या रुक जाएंगे आप? बिल्कुल रुक जाएंगे। इसका मतलब है आपने रूल्स को फॉलो किया है। ऐसा ही है सेम सिचुएशन, ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेट सीटिंग होगी, रात के बज गए 2, रात के 2 बजे घर से निकले, ड्राइव कर रहे हैं, अब उसी ट्रैफिक सिग्नल पे रुके हैं जिस पे दिन में रुकते होते हैं। अब फर्क क्या है? अब दूर दूर तक कोई नहीं, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, सिग्नल लेकिन चल रहा है और रेड है। रेड सिग्नल का मतलब है आप आगे नहीं जा सकते। बताइए क्या आप वहां पे रिक्वायरमेंट को फॉलो करेंगे जो फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है और रुक जाएंगे, या कि हालांकि सिग्नल रेड है, दाएं बाएं देखेंगे, आगे पीछे देखेंगे, कोई नहीं है तो निकल जाएंगे? बताइए कि भैया इधर देख कोई फायदा ही नहीं है रुकने का, कि टाइम जाया होगा, दूसरी तरफ से कोई नहीं आ रहा, बताइए क्या करेंगे? क्या करेंगे? रुक जाएंगे, निकल जाएंगे? क्या निकल? अगर आप निकल जाएंगे तो उसका मतलब है आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि रूल्स इसमें भी हैं, लेकिन इसमें अब इस सिचुएशन के लिहाज से आपको यह लग रहा है कि इसमें डेविएट कर देना, एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट से डिपार्चर कर देना बेहतर है, तो आपने एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट को डिपार्चर कर लिया, बेहतर है।
ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे रुक जाते हैं कि नहीं भाई चाहे दिन हो या रात हो, मैंने तो लीगल रिक्वायरमेंट जो फ्रेमवर्क ने कहा है मैंने उसको फॉलो करना है, उससे 1 इंच ना इधर ना उधर, तो फिर आप किस फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहे हैं? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। दोनों में फर्क समझ आया? तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क और फेयर रिप्रेजेंटेशन में कॉमन चीज क्या है? दोनों में रूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के। कंप्लायंस फ्रेमवर्क रूल्स को डेविएट करने की इजाजत नहीं देता। फेयर प्रेजेंटेशन कहता है कि अगर डेविएट करने से प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती हो तो कर सकते हैं। फेयर व्यू अचीव करने के लिए, फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए डेविएशन कर सकते हैं। यह है जी फर्क, समझ आया? अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ऊपर वाला जो पेयर है वो अलग है, नीचे वाला पेयर अलग। अब आपको एक चीज बता दूं, दुनिया में जो ज्यादातर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क है वो फेयर प्रेजेंटेशन है, और दुनिया में ज्यादातर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो है वो कंप्लायंस। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अमूमी तौर पे ऐसे होता है। तो जरा मुझे बताइए आईएफआरएस आपके ख्याल में, आईएफआरएस की एक आपको बता दूं रिक्वायरमेंट समझने के लिए। आईएफआरएस में एक स्टैंडर्ड है IAS 8, काउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स वगैरह का, एरर करेक्शन का। वो ये कहता है अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने से फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होती है तो अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। तो बताइए, रिक्वायरमेंट उसने कहा कि कंसिस्टेंट एप्लीकेशन होनी चाहिए, लेकिन फिर बाद में उसने डेविएट करने की इजाजत भी दे दी कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन अचीव होती है तो डेविएट कर लो। बताइए कौन सा फ्रेमवर्क हुआ? क्या ये फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हुआ या कंप्लायंस फ्रेमवर्क हुआ? फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। शाबाश। तो आईएफआरएस एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क। और टैक्स अथॉरिटीज क्या कहती हैं? भैया हमने जैसे रूल्स बना, हमने जिसको डिडक्टेबल कर दिया वो डिडक्टेबल है, हमने जिसको टैक्सेबल कह दिया वो टैक्सेबल है। आप अपनी समझ नहीं लगाएंगे, हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। हम तो बताइए जो टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क है ये कौन सा हुआ? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। शाबाश, ठीक है जी। तो ये फ्रेमवर्क की कुछ टाइप्स है, 4 फ्रेम, समझ आया? फ्रेमवर्क कहते किसको है? वो रूल्स, वो क्राइटेरिया जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। फ्रेमवर्क की बहुत सी टाइप्स है। कॉमन एग्जांपल कौन कौन सी है? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क जो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनाया जाता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो कि स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाया जाता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जिसमें डेविएट करने की इजाजत है, एडिशनल डिस्क्लोजर देने की इजाजत है, और कंप्लायंस फ्रेमवर्क जिसमें रूल्स के साथ छेड़छाड़ करने की, डेविएट करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। अब मैं कुछ इनकी वर्डिंग आपको बताना चाह रहा हूं, खास तौर पे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क, कि इनकी वर्डिंग क्या होती है। और अगर हम एज ऑडिटर, जरा गौर से सुनेगा अगली बात, हम एज ऑडिटर अगर जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन देने जा रहे हैं वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में बनी है तो हमारा ओपिनियन क्या होगा, और अगर जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं वो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में बनी है तो हमारा ओपिनियन की वर्डिंग क्या होगी। ओपिनियन की वर्डिंग बताने जा रहा हूं जिससे कंसेप्ट भी मजीद बेहतर होगा और आपको यह भी पता चल जाएगा कि ऑडिट रिपोर्ट में हमारी ओपिनियन की वर्डिंग इस केस में क्या होती है और इस केस में क्या होती है, ठीक है जी। जरा पास कीजिएगा जी। अब चलते हैं हम ड्राफ्टिंग एग्जाम्पल की तरफ, कि अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हो तो ऑडिटर्स का जो ओपिनियन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में उसके अल्फाज क्या होते हैं, और अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो तो अल्फाज क्या होते हैं। अच्छा, पहले कंप्लायंस फ्रेमवर्क को पढ़ते हैं, जरा देखिएगा, नोट कीजिएगा। ये पूरी रिपोर्ट या पूरा ओपिनियन नहीं है, ये सिर्फ उसमें जो रेलिवेंट वर्ड्स है वो एक्सट्रैक्ट करके मैंने आपके सामने रखे हैं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क अगर मैनेजमेंट ने यूज किया होगा, मैनेजमेंट ने अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज किया होगा तो मैनेजमेंट ने इसका मतलब है सिर्फ ये इंश्योर किया है कि जितनी भी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो। फेयर रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर नहीं किया, क्योंकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फेयर रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, बल्कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कंप्लाई करना रूल्स को। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में जो वर्डिंग होगी ओपिनियन की वो क्या की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। मटेरियल रिस्पेक्ट का मतलब होता है इन ऑल मेजर एस्पेक्ट्स, यानी छोटी मोटी चीजें, प्रॉब्लम्स तो आपको पता है चलती रहती है, जिंदगी में भी चलती रहती हैं, लेकिन इसके मतलब नहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम की वजह से जिंदगी रुक जाए। तो उसी तरह जो छोटी मोटी प्रॉब्लम, गलतियां आती है ना, एरर्स, कभी 15-20 रुपए के, कभी 20-25 को, इस तरह छोटे, ये चलते ही रहते हैं। 100-200 के एरर्स हो गए, ये
इनकी वजह से किसी भी यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट नहीं होता, उसके डिसीजन को इफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने मेजर हर चीज चेक कर लिया, माइनर को इसमें छोटी छोटी प्रॉब्लम हो तो हो, वरना मेजर प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। मटेरियल का मतलब मेजर, ये ज़हन में रखें, मटेरियल मतलब मेजर। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल। ये हम क्यों लिखते हैं इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट? क्योंकि आपको पता है हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते। जो छोटी छोटी 5% के करीब चीजें हैं ना, आपको पता है हम छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पे इशारा उसका इस तरफ है कि मैंने 100% यानी ऑल रिस्पेक्ट से इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं किया। ऑडिटर क्या कह रहा है? मैंने ऑल एस्पेक्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं किया, मेजर एस्पेक्ट से चेक कर दिया, मटेरियल एस्पेक्ट से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। इसमें ऑडिटर क्या कहता है कि मैंने चेक कर लिया, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड in material respects in accordance with frame। यानी इसमें देखिए ऑडिटर क्या कह रहा है, मैंने चेक कर लिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक हो, मैंने चेक कर लिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क के मुताबिक है। अच्छा, अब आपने फर्क बताना है। फेयर रिप्रेजेंटेशन में क्या कहता है ऑडिटर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। या एक और भी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। अब मैं जो वजह दिलाना चाह रहा हूं ना आपकी, वो ये कि फिलहाल सिर्फ ये ऊपर वाले ओपिनियन के ऊपर फोकस करें, इसको और इसको कंपेयर करें, इसको और इसको। यहां पे कह रहा है फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क, यानी इसमें दो बातें बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक भी हैं और ट्रू एंड फेयर व्यू भी प्रेजेंट करते हैं। यहां पे सिर्फ एक चीज बता रहा है, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू की बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में ऑडिटर फेयर प्रेजेंटेशन को चेक नहीं करता, चेक करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को, कंप्लाई किया कि नहीं। लेकिन फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऑडिटर देखता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है कि नहीं, ये भी देखता है ऑडिटर। दो चीजें फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऑडिटर दो चीजें देखेगा, क्या? ये भी देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है कि नहीं, और ये भी देखेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं। यानी अगर फ्रेमवर्क के मुताबिक तो बनी है, लेकिन एक दो चीजें एडिशनल ऐड करना भी जरूरी है ताकि फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो जाए। तो क्या आपके ख्याल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीजें ऐड हुई होंगी कि नहीं हुई? जबकि कंप्लायंस फ्रेमवर्क में अगर हमें लगे कि एक दो चीजें ऐड कर दे तो प्रेजेंटेशन मजीद बेहतर हो सकती है, फेयर हो सकती है, क्या कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ कंप्लाई करना, आंखें बंद करके, मतलब बगैर सोचे समझे कंप्लाई करना है, अपनी अकल नहीं लगानी। फेयर रिप्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में हम अपनी अकल भी लगा सकते हैं। दोनों में फर्क समझ आया? अच्छा, आप देखें फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में दो एग्जांपल्स हैं ओपिनियन की। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क, और एक में लिखा हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद फ्रेमवर्क। तो ये याद रखिए, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जैसे पाकिस्तान में जो हो सकता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू वाली एग्जांपल जो है ना, ये ज्यादा कॉमन है, लेकिन किसी कंट्री में हो सकता है प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल व्यू, और कुछ जगह पे मतलब दोनों बोथ फ्रेजेस इक्वल है। यानी अगर आप ये कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये भी वही बात है, और अगर आप ट्रू एंड फेयर व्यू के बजाय लिखते हैं फाइनेंशियल प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ये भी फेयर का वर्ड होना जरूरी है। चाहे आप ट्रू एंड फेयर व्यू का फ्रेज यूज करें, चाहे प्रेजेंटेड फेयरली का फ्रेज यूज करें, दोनों फ्रेजेस इक्विवेलेंट है, दोनों का मीनिंग सेम है। ये समझ आई आपको बात? तो इन दोनों में फर्क कोई नहीं है, इन दोनों में, लेकिन इस फ्रेज फ्रेमवर्क, इस स्टेटमेंट में और इस वाली स्टेटमेंट में डिफरेंस है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये था हमारा डिफरेंस फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में। अगली एक बात सुने फिर से, बल्कि बैक में क्विक रिवीजन करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है पता चल गया, 5 चीजें शामिल होती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की बेस पे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? रूल्स टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या दुनिया में एक ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है? नहीं, बहुत से हैं। मिसाल के तौर पे फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, कंप्लायंस फ्रेमवर्क, और क्या एग्जांपल है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। अब सवाल मेरा यह है, दुनिया में बहुत से फ्रेमवर्क है,
क्या मैनेजमेंट ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है सारे फ्रेमवर्क के मुताबिक प्रिपेयर करेगी कि किसी एक को चूज करेगी? किसी एक को चूज करेगी। अब जिस फ्रेमवर्क को चूज कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, वो फ्रेमवर्क एक खास फ्रेमवर्क बन जाता है। खास है कि वो आम ही है। जिसको मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कर लिया, जिसको मैनेजमेंट ने चूज कर लिया, किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए। उस फ्रेमवर्क का नाम फिर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। जिस फ्रेमवर्क को मैनेजमेंट ने याद रखिए, सेलेक्ट कर लिया, चूज कर लिया, किस लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, उसे फिर हम आइंदा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नहीं बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बोले क्या बोलेंगे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो दुनिया में बहुत से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। जिस फ्रेमवर्क को मैनेजमेंट ने चूज कर लिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, आइंदा फिर हम उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वर्ड एप्लीकेबल बता रहा है कि ये वो फ्रेमवर्क है जो मैनेजमेंट ने अप्लाई किया है एक्चुअली में, बाकी के फ्रेमवर्क को अप्लाई नहीं किया। जैसे अगर फर्स्ट कीजिए, 4 एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। अगर मैनेजमेंट ने इसमें फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को चूज कर लिया, ज्यादातर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क ही चूज होता है, लेकिन ये बहरहाल केस टू केस वेरी करता है, डिपेंड करता है हालात पे, डिपेंड करता है लीगल रिक्वायरमेंट्स पे। ठीक है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है तो फिर फ्रेमवर्क कुछ और होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट। बहरहाल अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क को चूज कर लिया जैसे आईएफआरएस, तो फिर हम आइंदा उस फ्रेमवर्क या आईएफआरएस के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी ये हमारे लिए रेलिवेंट हो गया, एप्लीकेबल हो गया। डन जी। तो ये कुछ टर्म्स थी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, चलिए। और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऑडिटर के ओपिनियन की वर्डिंग क्या होती है, किस तरह की होती है, वो समझ आ गई आपको। और कंप्लायंस फ्रेमवर्क में भी क्या, एक क्वेश्चन छोटा सा, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में फेयर प्रेजेंटेशन का वर्ड यूज होगा कि ट्रू एंड फेयर व्यू का? कोई भी नहीं, शाबाश, कोई भी नहीं। कंप्लायंस फ्रेमवर्क में हमने फेयर प्रेजेंटेशन को चेक ही नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया गया या नहीं किया गया। करेक्ट जी। अच्छा, अब ये 2 कंसेप्ट्स तो हमारे हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ट्रू एंड फेयर व्यू को भी डिस्कस कर लिया, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क और इसकी टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया। इसमें हमने ओपिनियन की वर्डिंग को भी डिस्कस कर लिया कि ओपिनियन की वर्डिंग कैसे होती है। आइंदा जब कभी किसी भी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, जब आगे चल के हम आएंगे ना, ऑडिट रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट आपने पढ़नी है तो साथ में ओपिनियन की वर्डिंग पे ध्यान देना है, क्या उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेड फेयरली का वर्ड है कि नहीं। अगर वर्ड है ओपिनियन में तो इसका मतलब है वो कौन सा फ्रेमवर्क है? फेयर प्रेजेंटेशन। और अगर ये अल्फाज नहीं है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क। अच्छा, अब वो चीज जो कि बुक में मौजूद नहीं है लेकिन वो आपके लिए केस स्टडीज को समझने के लिए जरूरी है, वो क्या है? एक टिपिकल ऑडिट फर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है और एक टिपिकल कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो आपका ऑडिट क्लाइंट है, जिसका आपने ऑडिट करना है, यानी ऑडिट करने वाला ऑडिट फर्म, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी जिसे बोलते हैं, और जिसका ऑडिट किया जाए यानी कंपनी, क्लाइंट कंपनी जिसका हम ऑडिट कर, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये हम स्टडी करेंगे। पहले हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर, ये केस स्टडी में काम आएगी टर्म्स ऑडिट फर्म का। पास कीजिएगा जी। तो आइए सीखते हैं पहले ऑडिट फर्म का स्ट्रक्चर। जो ऑडिट फर्म होती है ये अमूमी तौर पे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप स्टाइल में फर्म्स काम कर रही होती हैं जो फर्म्स ऑडिट करती हैं। तो सिंगल पार्टनर, एक सोलो पार्टनर भी हो सकता है फर्म का, और मल्टीपल पार्टनर्स भी हो सकते हैं। हम एक मिडिल लेवल की फर्म की बात करते हैं। जो मिडिल लेवल की फर्म होगी उसमें सब 5-6 पार्टनर्स होंगे। हम कहते हैं कि जी चलिए पार्टनर ए है जी, ये पूरी फर्म है, इसमें 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी।
इन लोगों ने अपनी अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक जो फर्म की असाइनमेंट्स होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं एक दूसरे को। जैसे हो सकता है पार्टनर सी जो है ये टैक्स में अगर एक्सपर्ट है तो ये कहेगा जी टैक्स से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो मैं करूंगा, एक्सेप्ट कंप्लीट करूंगा। पार्टनर ए हो सकता है ऑडिट में एक्सपर्ट हो, वो कहता है जी अश्योरेंस के जितने भी अश्योरेंस एंगेजमेंट होगी वो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, कंप्लीट करूंगा। पार्टनर बी हो सकता है कि वो एडवाइजरी कंसल्टेंसी एंगेजमेंट में एक्सपर्ट हो, तो वो ये कह सकता है कि कंसल्टेंसी की एंगेजमेंट सारी। याद रखिए फर्म का स्ट्रक्चर वेरी करता है, कुछ फर्म के पार्टनर्स की तादाद 30, 40 इवन इससे भी ज्यादा हो सकती है। उस सूरत में फिर हर डिपार्टमेंट के अंदर बहुत से पार्टनर्स हो। अश्योरेंस डिपार्टमेंट के अंदर हो सकता है 10 पार्टनर हो, टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर 15 पार्टनर्स हो, कंसल्टेंसी में हो सकता है 8 पार्टनर्स हो, वेरी कर सकता है। तो जो याद रखिएगा कोई भी एक ऑडिट होता है ना, उसमें जो अल्टीमेट लीडर होता है टीम का वो होता है एक पार्टनर, और हर पार्टनर ने अपने अलग अलग क्लाइंट एक्सेप्ट किए होते हैं। जैसे अगर कोई क्लाइंट आया उसने कहा जी मैंने ऑडिट करवाना है, कौन सा पार्टनर डील करेगा? ए, ऑडिट वाला। अगर कोई क्लाइंट आया उसने कहा जी मैंने कोई एडवाइजरी वर्क करवाना है आपसे, अगर कोई क्लाइंट आया वो कहने लगा मैंने टैक्स रिलेटेड वर्क करवाना है। अगर फर्ज कीजिए कि ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर ही एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बहुत से पार्टनर्स हैं, तो याद रखें हर पार्टनर के अपने अलग अलग क्लाइंट होते हैं। किसी एक क्लाइंट को सिर्फ एक ही पार्टनर लीड करता है, मल्टीपल पार्टनर्स लीड नहीं करते। अगर कोई एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए आया तो ऐसा नहीं होगा उसमें 4 पार्टनर्स मिलकर काम करें, नहीं, एक ही पार्टनर, हर पार्टनर के अपने अलग अलग क्लाइंट। तो किसी भी ऑडिट टीम के अंदर जो एंगेजमेंट टीम या ऑडिट टीम है उसके अंदर टॉप पे लीडर जो है वो कौन होगा? एक पार्टनर। इसे बात को एंगेजमेंट पार्टनर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी इस ऑडिट एंगेजमेंट को ये लीड कर रहा है ना। पार्टनर के नीचे वैसे स्ट्रक्चर फर्म टू फर्म वेरी करता है, मैं अमूमी जो स्ट्रक्चर है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अमूमी तौर पे कुछ सीनियर मैनेजर्स होते हैं, ये टर्म्स फर्म टू फर्म वेरी करती है। हो सकता है कुछ फर्म में इनको डायरेक्टर्स बोला जाए, सीनियर मैनेजर ए, सीनियर मैनेजर बी। इन सीनियर मैनेजर्स के साथ काम कर रहे होते हैं असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर्स, एएम। असिस्टेंट मैनेजर के अंडर ट्रेनी स्टूडेंट्स, जो कि आप लोग जो सीए क्वालिफिकेशन को परस्यू कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट की तरफ से, एसीए इंस्टीट्यूट की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि आपने फॉर एग्जांपल 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, तो आप ट्रेनिंग के लिए जब फॉर्म में जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग स्टूडेंट्स बोला जाता है। तो असिस्टेंट मैनेजर के नीचे कौन होंगे? ट्रेनी स्टूडेंट्स। अब ये ट्रेनी स्टूडेंट्स की 3 कैटेगरीज अमूमी तौर पे होती हैं, एक जूनियर, सेमी सीनियर या सीनियर। अगेन ये टर्मिनोलॉजी वेरी कर सकती है फर्म टू फर्म। कुछ फर्म में हो सकता है इनको कहा जाए ऑडिट असिस्टेंट 1, इनको ऑडिट असिस्टेंट 2 का नाम दिया जाए, इनको ऑडिट असिस्टेंट 3 का नाम दिया जाए। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है। अमूमी तौर पे केस स्टडी में जो वर्ड यूज करेगा, तीन टर्म यूज करेगा या 3 पर्सन्स को डिस्कस करेगा, पार्टनर, मैनेजर, सीनियर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टीम सीनियर है वो कौन है, जो मैनेजर है वो कौन है, और पार्टनर। हिरार्की पता होनी चाहिए। डन जी, ये हिरार्की समझ आ गई? आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर किसका? ऑडिट फर्म का। अब किसका स्ट्रक्चर हम समझेंगे?
इसको मैं थोड़ा सा इरेज करना ताकि हमारे पास जगह बन जाए। ऑडिट क्लाइंट एक टिपिकल कंपनी, फर्स्ट कीजिए हमारे पास कोई भी एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है। कंपनी को ओन कौन लोग कर रहे होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो समझ लीजिए टॉप पे ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स। लेकिन हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ये डिस्कशन की थी, क्या शेयर होल्डर्स टेक्निकल पर्सन होते हैं, बिजनेस को रन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या करते हैं? अपॉइंट करवाते हैं किसी को। किन को अपॉइंट करते हैं? अब ये जरा गौर से सुनिएगा। ये कुछ टेक्निकल पर्संस को अपॉइंट करते हैं जिन्हें कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहते हैं, बीओडी भी कहते हैं, एब्रीविएट करते हैं, और सिर्फ डायरेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आपको डायरेक्टर लेवल के लोग हैं। अब ये रूटीन के काम डेली डे टू डे बेसिस पे खुद थोड़ी काम करेंगे। नॉर्मली जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ये होती हैं कि डायरेक्टर्स डेली बेसिस पे कंपनी में प्रेजेंट होना इनके लिए जरूरी नहीं है। ये पीरियोडिकली जैसे वंस इन ए मंथ मिलेंगे, मीटिंग करेंगे और देखेंगे पूरे महीने की समरी क्या रही है, और फिर उसके मुताबिक कुछ पॉलिसी मेकिंग करेंगे। ये स्ट्रेटजिक डायरेक्शन देना कंपनी को इनका काम होता है, पॉलिसी मेकिंग इनका काम होता है, ताकि जो दूसरे लोग हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं वो इनसे पॉलिसी गाइडलाइंस दें और उसके मुताबिक काम करते रहें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? डे टू डे बेसिस पे काम करने के लिए, क्योंकि ये तो आपको पता है महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आएंगे। ठीक है, तो डे टू डे बेसिस पे काम करने के लिए डायरेक्टर्स क्या करते हैं? एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसे बोलते हैं हम चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव को किसने अपॉइंट किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। शेयर होल्डर्स ने नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। अब ये डेली आएगा कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर अमूमी तौर पे जो टॉप पोजीशन होती है मैनेजमेंट में वो चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, इसके मुख्तलिफ नाम है। बाज़ औक़ात इसको प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, बाज़ औक़ात इसको मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम भी दिया जाता है, डिफरेंट टर्म्स है। अमूमी तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव। अब चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये डेली बेसिस पे आएगा तो सही, लेकिन इसने भी कंपनी को ओवरऑल मॉनिटर करना है। ये कंपनी को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई करता है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, जैसे लीगल डिपार्टमेंट वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट्स मैं लिंक करने लगा हूं, अटेंटिव होकर जरा सुनिएगा। ये बोनस कंसेप्ट चल रहा है आपका, लेकिन ये आपको आगे कंसेप्ट्स को समझने में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट का एक हेड होगा। हमें बाकी डिपार्टमेंट्स के हेड से तो गर्ज नहीं है, लेकिन गैस कीजिए एज ऑडिटर हमसे रिलेटेड सबसे ज्यादा रेलिवेंट डिपार्टमेंट कौन सा है? सबसे ज्यादा वो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, काउंटिंग डिपार्टमेंट। काउंटिंग डिपार्टमेंट का जो हेड होता है ना, इसे बोलते हैं सीएफओ। क्या बोलते हैं? सीएफओ और सीईओ में फर्क समझ आया? ये सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सीईओ है। सीनियर कौन है दोनों में? सीईओ। ये सिर्फ फाइनेंस का एक्सपर्ट है, काउंटिंग का एक्सपर्ट है, ये ओवरऑल बिजनेस का एक्सपर्ट है। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का भी हेड होगा, उसका भी कोई नाम होगा, हमारे से रेलिवेंट नहीं है। अब ये हर डिपार्टमेंट का हेड है। अब बताइए क्या ये हर डिपार्टमेंट का जो हेड है ये खुद काम कर रहा होगा, या इसने अपनी सपोर्ट के लिए कुछ जूनियर लोगों को अपॉइंट किया होगा? जूनियर लोग। तो इसने जैसे हो सकता है सेल्स क्लर्क को अपॉइंट किया हो, इसने वेयर हाउस में काम करने वाले लोगों को, जो इन्वेंट्री मैनेजर होते हैं, वेयर हाउस मैनेजर, इनको अपॉइंट किया हो। इसके अलावा कैशियर को अपॉइंट किया, यानी और दूसरे लोग, ये सारे सीएफओ के अंडर काम करेंगे। इस तरह हर डिपार्टमेंट्स में
हर डिपार्टमेंट ने अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ लोगों को अपॉइंट किया होगा। ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चीफ एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट किया कि भैया तुमने कंपनी को रन करना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ने आगे जरूरत के मुताबिक कंपनी को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में क्लासिफाई किया और हर डिपार्टमेंट का हेड अपॉइंट किया और उस डिपार्टमेंटल हेड ने आगे अपने जूनियर एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब चीफ एग्जीक्यूटिव और ये सारा स्ट्रक्चर सेटअप कर चुके होंगे ना, तो अब इनके घर जाने का वक्त आ गया। अभी आएंगे अगले महीने, लेकिन इनके जहन में एक डर होता है क्या कि हम अगले महीने आएंगे, अगर मीनवाइल चीफ एग्जीक्यूटिव ने सीएफओ के साथ मिलके कोई फ्रॉड किया और डेली जो हमारी कलेक्शन आ रही है उसको हेर फेर करते रहे, तो हमें तो महीने बाद जाके खबर मिलेगी। जब हम अगली दफा आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, हो सकता है ये भाग भी चुके हो। तो कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए कि अगर ये कोई भी फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं तो हमें एज सून एज पॉसिबल रिपोर्ट मिल जाए। तो ये सोच रहे हैं यार अपने कोई एजेंट छोड़ने चाहिए कंपनी के अंदर। डायरेक्टर्स क्या सोच रहे हैं? एजेंट। तो ये क्या डायरेक्टर्स ने कहा, डायरेक्टर ने जिस तरह ये डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए गए ना, ये वाले सारे डिपार्टमेंट, ये किस लिए स्टैब्लिश किए गए? कंपनी को मैनेज करने के लिए। ये सारे डिपार्टमेंट्स किस लिए स्टैब्लिश किए गए? कंपनी को चलाने के लिए, ऑपरेशंस रन करने के लिए, कंपनी मैनेज करने के लिए, रन करने के लिए, ऑपरेशन चलाने के लिए डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किए गए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके पैरेलल एक और डिपार्टमेंट स्टैब्लिश करता है जिसका काम करना नहीं है, जिसका काम करना नहीं है, बल्कि जिसका काम दूसरों के काम को चेक करना है कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इस डिपार्टमेंट को कहते हैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। क्या कहते हैं बोले जरा? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। ठीक है। दरमियान में समटाइम ऑडिट कमेटी भी स्टैब्लिश कर ली जाती है। ऑडिट कमेटी क्या होती है? चंद एक डायरेक्टर्स को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को लीड करेंगे। अगर इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को डायरेक्टर सारे लीड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कहते हैं कि हम में से सिर्फ 2-3 लोग इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को के साथ कोऑर्डिनेट करें, लीड करें, तो फिर ये जो 2-3 लोग होते हैं डायरेक्टर में से, इनको हम कहते हैं ऑडिट कमेटी। लेकिन ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए मैं ऑडिट कमेटी को अपने स्ट्रक्चर में से निकाल रहा हूं। आप यूं समझिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसको स्टैब्लिश कर दिया? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को। अच्छा नोट करें, ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है। इसको इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंपनी के एम्प्लॉयज हैं। हम लोग जो हैं, हम लोग जिन्होंने एश्योरेंस एंगेजमेंट प्रोवाइड करनी है, क्या हम कंपनी के एम्प्लॉयज हैं? इंटरनल पार्टीज हैं, इंटरनल एम्प्लॉयज है कि एक्सटर्नल पार्टीज हैं? हमें एक्सटर्नल ऑडिटर बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? ये हमारे कह लीजिए बेटी भाई तो हैं, लेकिन ये और दुनिया में रहते हैं। हम ये कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के अंदर से बाहर। डन जी। अच्छा आप जरा गौर से सुनिएगा, टर्म्स अब ऐड कर रहा हूं, क्लाइमेक्स अब आ रहा है हमारा। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जो ऑडिट कमेटी है, या इसमें इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को ऐड कर ले, इनको नाम देते हैं TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। दोज वो लोग चार्ज विद जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर गुड गवर्नेंस इंश्योर करना, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देना, कंपनी किस तरफ जाएगी, पॉलिसी मेकिंग करना, ये सारा किसका काम है? दो चार्ज गवर्नेंस का, यानी डायरेक्टर्स का, और ऑडिट कमेटी भी उसमें शामिल कर लें। हमने थोड़ा सा एक समझ लीजिए फेवर ली है और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है। कुछ लोगों के मुताबिक इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट दो चार्ज गवर्नेंस में शामिल नहीं होता, ऑडिट कमेटी होती है, ये नहीं। लेकिन फिलहाल हम कोई मतलब बहुत स्ट्रिक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं इसको।
आइंदा जब कभी पूरे ऑडिट में कहीं पे आप लफ्ज सुने ना, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, तो आपके जहन में फौरन आ जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डायरेक्टर्स। अच्छा आगे चलते हैं। ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव और डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, कौन, ये इनको क्या कहते हैं, इनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में नाम दिया जाता है मैनेजमेंट का। क्या नाम दिया जाता है? अब आपको पता चला होगा वो जो मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और मैनेजमेंट में कुछ थोड़ा सा फर्क है, जो बाद में पढ़ेंगे वो फर्क क्लियर हो गया। क्या फर्क है डायरेक्टर्स में और मैनेजमेंट में? डायरेक्टर्स का रोल सुपरवाइजरी रोल है, मैनेजमेंट का रोल क्या है, ऑपरेशंस को रन करना। डायरेक्टर्स की सुपीरियर अथॉरिटी है, मैनेजमेंट डायरेक्टर्स के अंडर काम कर रहे हैं। प्रिसाइजली सीईओ और सीएफओ कौन है? मैनेजमेंट का हिस्सा, ठीक है। और एक लेयर अभी भी बाकी है, ये 3 लेयर्स होगी ना, 4 लेयर्स है वैसे। शेयर होल्डर के नीचे 2 चाबी गवर्नेंस यानी डायरेक्टर्स वगैरह, 2 चाबी गवर्नेंस से मैनेजमेंट यानी सीईओ और डिपार्टमेंटल हेड जैसे सीएफओ, और जो 4th लेयर है वो क्या है, इनको हम कहते हैं एम्प्लॉइज। क्या नाम देते हैं? हर डिपार्टमेंट के अंदर जो किसी भी डिपार्टमेंटल हेड ने अपने वर्कर्स को हायर किया है काम करवाने के लिए, इनको क्या नाम देते हैं? एम्प्लॉइज। ये समझ लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में सबसे लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ जी? ये है जी स्ट्रक्चर। अब अगर स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ है तो फोकस सामने रखना है आपने, कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा जो बाद में आपके कंसेप्ट्स बिल्ड करने में बेतहाशा काम आएगा। भाई यहां तक पहुंच गए ना, थोड़ी सी मेहनत और करके ना कुछ कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट इधर ही क्लियर हो जाएंगे। पहली चीज मुझे ये बताइए, हमारा एक स्टैंडर्ड है ISA 240 फ्रॉड का। वो ये कहता है कि अगर ऑडिटर को अपने ऑडिट के दौरान में कहीं फ्रॉड मिले तो उसने क्या करना है? वो कहता है उसने कम्युनिकेट करना है। किसको कम्युनिकेट करना है? जिसने फ्रॉड किया उसी को, उससे हायर अथॉरिटी को। तो जरा मुझे बताइए, अभी हमने वो स्टैंडर्ड पढ़ा नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड क्या कहता है? अगर हमें फ्रॉड मिले कोई एज ऑडिटर, अगर उसमें एम्प्लॉय इन्वॉल्व है, हमने किसको इन्फॉर्म करना है? मैनेजमेंट। अगर उस फ्रॉड में मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, किसको इन्फॉर्म करना है? 2 चाबी गवर्नेंस को। अगर उसमें 2 चाबी गवर्नेंस इन्वॉल्व है, एक्सट्रीम केस, फिर क्या करना है? और कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज को भी। ये मैंने आपको लिंक करवा दिया ये सारा पढ़ाने के बाद, किसके साथ? इस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को किसके साथ लिंक करवा दिया? ISA 240 फ्रॉड के साथ। उसका कंसेप्ट समझ आ गया? फ्रॉड सामने आए तो किसको कम्युनिकेट करना। अगला कंसेप्ट सुने, एक और स्टैंडर्ड है ISA 500 ऑडिट एविडेंस। वो हमें यह बताता है कि ऑडिटर ने जो एविडेंस कलेक्ट करना है वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है। और विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे एविडेंस कलेक्ट हो सकता है। मेरा पहला सवाल आपसे ISA 500 को सामने रखते हुए, क्या हमें सारे का सारा एविडेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट से ही इकट्ठा करना चाहिए कि दूसरे डिपार्टमेंट से भी एविडेंस मिल सकता है? दूसरे डिपार्टमेंट से भी मिल सकता है। शाबाश, सही कंसेप्ट। लेकिन अब साबित करना पड़ेगा, एग्जांपल देनी पड़ेगी। अच्छा, ज्यादातर वक्त हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गुजरता है, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से भी हमें एविडेंस। लीगल डिपार्टमेंट से हमें क्या एविडेंस मिलेगा ऑडिट के दौरान? हाँ जी, कि कंपनी के खिलाफ कितने केसेस हैं। आपको याद है कुछ केसेस की जिसमें आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल हो, हमने प्रोविजन रिकॉर्ड करनी होती है। और अगर आउटफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल नहीं है, केस चल रहा है, आउटफ्लो प्रोबेबल मेजरेबल नहीं है, तो हमने उसको डिस्क्लोज करना होता है। तो कितने लीगल केसेस हैं, किसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी है, किसका डिस्क्लोज करना है, ये एविडेंस हमें कहां से मिलेगा? लीगल डिपार्टमेंट से, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी इंफॉर्मेशन है। लेकिन बताना क्या चाह रहा हूं, अदर डिपार्टमेंट से भी एविडेंस आपको मिलेगा। आपने सारा वक्त सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नहीं गुजारना होता। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसका काम क्या है, हायरिंग, फायरिंग, प्रमोशन, बोनस वगैरह, सैलरीज डिसाइड करना, इससे हमें क्या एविडेंस मिल सकता है?
ड्यूरिंग द ईयर कितने एम्प्लॉयज नए ज्वाइन किए, ज्वाइनर्स कितने हैं, लीवर्स कितने हैं, सैलरी कितनी है, प्रमोशन कितनी मिली, बोनस कितना। सैलरीज एक्सपेंस को वेरीफाई करते हुए सबसे ज्यादा वास्ता हमारा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से पड़ता है, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं हम? हाँ जी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के बारे में पता कर, और ये भी कि मार्केट में कंपनी की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं में से कौन सी प्रोडक्ट टॉप पे जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट ठप हो गई है, क्योंकि जो प्रोडक्ट ठप हो गई है, नहीं बिक रही, उसको एनआरवी पे राइट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी प्रोडक्ट ऑब्सोलीट हो गई है, मार्केटिंग ट्रेंड क्या है, ये कहां से पता चलेंगे? लीगल डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो इन शॉर्ट अब ये दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको कौन सा रिलेट करवा दिया इसके साथ, ISA 500 एविडेंस वाला, एक और आखिरी कंसेप्ट, इसके बाद लेक्चर आज का खत्म। लेकिन ये जो ना ये कंसेप्ट जेन में रखिएगा, राइटिंग कुछ अजीब सी है, मैं जैसी भी है गुजारा कर ले, लेकिन मेरा हाल कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। एक और स्टैंडर्ड है वो है ISA 610, ISA 6, ये इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से रिलेट करता है। ये इंटरनल ऑडिट क्या करता है? देखिए, हमारा काम भी चेकिंग करना है, इंटरनल ऑडिट का काम भी चेकिंग करना है। आप बता सकते हैं किसका स्कोप ज्यादा है, एक्सटर्नल ऑडिट का कि इंटरनल ऑडिट का? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का स्कोप ज्यादा है। क्यों भला? क्योंकि एज एक्सटर्नल ऑडिटर हमने फोकस करना होता है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग के ऊपर, ज्यादा फोकस। एविडेंस लेने के लिए हम दूसरी तरफ जाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ कि ये सही है कि नहीं। हमने जो ओपिनियन देना है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सा डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है भला? अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। लेकिन इंटरनल डिपार्टमेंट ने हर डिपार्टमेंट को, हर एक्टिविटी को, कंपनी के अंदर हर एक्टिविटी को कवर करना है। अगर डायरेक्टर ने बोला हो, हमने सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है? तो मुझे बताइए, सारा तो हम दोनों का काम, इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर का काम सेम नहीं है क्या? कुछ काम सेम है। जो वर्क सिमिलर है, क्या हम इंटरनल ऑडिटर का वो वर्क यूज कर सकते हैं कि नहीं? वन वर्ड आंसर बताना है, यस या नो। कर सकते हैं विद कंडीशंस। स्टैंडर्ड ने इजाजत दी। तो पहला सबक हमें क्या मिला इस स्टैंड में कि हमारा काम और इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट वालों का काम एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन मिलता जुलता है। तो उनका किया हुआ काम हम भी यूज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, हम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। वो कंडीशन बाद में पढ़ेंगे। दूसरा कंसेप्ट, मुझे बताइए एक इंटरेस्टिंग चीज, कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन किसको होगी, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को कि एक्सटर्नल ऑडिटर को? इंटरनल, क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, सारा साल उधर होते हैं, रोज आते हैं। हम तो साल के बाद 2-2.5 महीने के लिए आते हैं। लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स पे रिलाई नहीं कर। इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट भी रिपोर्ट्स बनाता है, हम एक्सटर्नल ऑडिटर भी रिपोर्ट्स बनाते हैं। हालांकि वो हमसे ज्यादा फर्स्ट हैंड नॉलेज, कंपनी का ज्यादा नॉलेज इंटरनल ऑडिट के पास है, लेकिन एक्सटर्नल वर्ल्ड इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट पे रिलाई नहीं करती, हमारी रिपोर्ट पे रिलाई करती है। क्यों? एक चीज, इंडिपेंडेंस की वजह से। हम इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी हैं। इंटरनल ऑडिटर के बारे में एक लाइन बोली जाती है, लाइन अगर आपको समझ आ गई ना तो समझ लीजिए ऑडिट की रूह तक पहुंच गए अभी आप। अभी ये 3-4 लेक्चर्स में, मतलब ज्यादा बोलती है मैंने, मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट डेवलप हो गया अगर आप इस लाइन को समझ लें। बेस स्ट्रॉन्ग डेवलप हो गई आपकी। सुने, एक्सटर्नल ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी। एंटिटी हम बोलते हैं कंपनी को जिसका ऑडिट कर रहे हो। एक्सटर्नल ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी। अब अगली लाइन सुनिएगा। अब ये मैं आपको फर्क बता रहा हूं इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर का। एक्सटर्नल ऑडिटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी। अगली लाइन सुने, इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसे मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बोले एग्री करते हैं कि नहीं? अच्छा, हमें तो हर एक से इंडिपेंडेंट होना है ना। इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉय है, कंपनी से सैलरी लेता है, डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया है, हर महीने डायरेक्टर को रिपोर्ट देता है। अगर किसी दिन, ये भी रोज आता है, अगर किसी दिन उसे
पता चले कोई गड़बड़ कर रहा है, ये दिन गुजरने का इंतजार भी नहीं करता, उसी इसके पास नंबर होता है चेयरमैन बोर्ड का, ये उसको फौरन नंबर लगा, फोन सर ये गड़बड़ हो गया, फौरन आ जाए, पहुंचे फौरन, वो पुलिस की तरह सारे पहुंच जाते हैं भाई गड़बड़ क्या हो रही है। ये है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का फायदा। तो इंटरनल डिपार्टमेंट को बताइए इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी नहीं है, क्यों? सैलरी लेता है उनसे, रिपोर्ट देता है, रिपोर्टिंग करता है, लेकिन इसे इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए, क्यों? केस स्टडी का पॉइंट पूछ रहा हूं, ये इंटरनल डिपार्टमेंट का हेड और सीएफओ बचपन के दोस्त क्यों ना हो? अगर बचपन के दोस्त हैं क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, अगर सीएफओ फ्रॉड करेगा, इंटरनल ऑडिटर अगर उसका दोस्त है, जानने वाला है, रिलेटिव है, तो वो डायरेक्टर्स को रिपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया क्या? इंटरनल ऑडिटर इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी बट इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये बात समझ आई? फर्क समझ रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर का? और फर्क बताया, एक्सटर्नल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? डायरेक्टर। एक्सटर्नल ऑडिटर रिपोर्ट किसको देता है? इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट किसको देता है? ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस। अब ये इसी चार्ट को सामने रखते हुए बहाने से मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बता दिया और बहाने से कुछ बहुत ही अहम कंसेप्ट भी मैंने आपको डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के बता दिए। कुछ को समझ आई? आज का हमारा यही टारगेट था। अब अगेन आपने असाइनमेंट, उम्मीद है आप डेली बेसिस के ऊपर कर रहे होंगे, आज के लेक्चर की भी असाइनमेंट आपने करनी है। बाकी अगर मजीद कोई क्वेश्चन हो आपका तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन है, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।